हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, आज हमारी है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की 4th क्लास। और आज जो हम पढ़ने वाले ना बच्चों, बहुत ही मजेदार प्रिंसिपल पढ़ने वाले। आज हम पढ़ेंगे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और ये हमारे चैप्टर का 3rd मेजर टॉपिक है। कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय F.W. टेलर। F.W. टेलर की फुल फॉर्म क्या है? फेडरिक विंसलो टेलर। आपको मैंने लास्ट क्लास के अंदर हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स करवाए थे। 14 प्रिंसिपल्स थे, अगर आपको याद हो तो। रशिया यूज्ड कोड, एक कीवर्ड बताया था आपको याद करने का, ये 14 प्रिंसिपल को RUSSIA रशिया यूज्ड कोड। ये 14 अल्फाबेट्स है, 14 प्रिंसिपल्स है। अब आपको याद हो जाने चाहिए। एक बार लिस्ट बनाकर लिख के देना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले बच्चों वो प्रिंसिपल हमारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो कि इन्होंने दिए थे, F.W. टेलर ने दिए थे। तो फटाफट से बिना टाइम को वेस्ट करे अपने टॉपिक पर आते हैं। तो ये बच्चों, ये आ गया हमारा टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय F.W. टेलर। हाईलाइट कर देते हैं पॉइंट को। ओके, पहले जरा 1 मिनट इंट्रोडक्शन देते हैं कि साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या होते हैं और हमको क्यों पढ़ने। देखो, हेनरी फ्योल की बात करें तो हेनरी फ्योल ने आपको जो प्रिंसिपल दिए थे वो मैनेजमेंट लेवल के प्रिंसिपल दिए थे। मतलब ये कि आपको बिजनेस को मैनेज किस तरीके से करना चाहिए, इन इन बातों के लिए आपको ये प्रिंसिपल फॉलो करने चाहिए। जैसे उन्होंने बोला आपको डिवीजन ऑफ वर्क करना चाहिए, आपको अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैलेंस मेंटेन करके चलना चाहिए, आपको स्केलर चेन फॉलो करवानी चाहिए, आपको इक्विटी मेंटेन करनी चाहिए, आपको ऑर्डर मेंटेन करके देना चाहिए, आपको इनिशिएटिव डेवलप करना चाहिए, आपको अच्छी सैलरी देनी चाहिए। तो उन्होंने जो भी बात करी ना, मैनेजमेंट के लेवल की बात करी। लेकिन जो टेलर थे वो बिल्कुल अलग सोच रखते थे। इन्होंने बोला कि देखो, ऐसा है, पेशे से थे इंजीनियर, और इनका कहना था कि जब तक आप कम खर्चे में काम नहीं करोगे, आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। जब तक आपके बिजनेस के अंदर एफिशिएंसी नहीं होगी, तब तक आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, आप कितना भी अच्छा मैनेज क्यों ना कर लो। अगर आपको पता ही नहीं है कौन सा टाइम, कितना टाइम लगना चाहिए कौन से काम को करने में, किस तरीके से काम कंप्लीट होता है, अगर आपने उसको प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया, तब तक आप बिजनेस को सक्सेसफुल नहीं बना सकते। तो इसलिए उन्होंने बोला कि हर एक चीज के पीछे साइंस होती है। कोई भी काम करने के पीछे साइंस होती है। आप एथलीट्स को देखो, आप स्पोर्ट्स पर्सन को देखो, वो हमेशा हर एक चीज को फॉलो करते, स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते। खाने की साइंस है कि नहीं, इतना हम खाएंगे तो इतनी एनर्जी रहेगी, इतने दिन तक हम फिट रह सकते हैं। तो हर एक चीज के पीछे साइंस होती है ना। वैसे टेलर का मानना था कि हर काम के पीछे भी साइंस होती है। तो अगर हमने उस साइंस को पकड़ लिया तो हमारा जो काम है वो बड़े मजे तरीके से होगा, बेस्ट वे में होगा, और हमारा जो खर्चा होगा वो कम से कम होगा। ऐसा टेलर का मानना था। तो टेलर ने फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए। क्या दिए? साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दिए कि किस तरीके से साइंटिफिकली हम अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं, बेस्ट वे में काम करवा सकते हैं, और खर्चा हमारा कम से कम होगा। मतलब हमारी जो एफिशिएंसी होगी वो ज्यादा से ज्यादा होगी। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है जरा ये समझते हैं। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है? इट मींस knowing exactly what you want men to do and seeing that they do it in the best and the cheapest way। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट सिंपल वर्ड्स में ये बोलता है कि आपको पता होना चाहिए, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आप अपने पार्टनर से, अपने एम्प्लॉय से, अपने स्टाफ से क्या काम करवाना चाहते हैं, और प्लस आप ये भी देख पा रहे हो कि वो उस काम को एकदम बेस्ट वे में कर पा रहे हैं और चीपेस्ट वे में कर पा रहे हैं। तो ये 3 बात आपको ध्यान में रखनी है। एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि क्या काम करवाना है, बेस्ट वे में काम हो रहा है, चीपेस्ट वे में काम हो रहा है। अगर ये तीनों चीजें हो रही है तो मतलब आप साइंटिफिक मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हो। ओके, तो बच्चों इसके अंदर उन्होंने हमको 4 प्रिंसिपल दिए थे। एक एक करके डिस्कस करेंगे चारों प्रिंसिपल्स को। बहुत ही इजी है लेकिन बहुत ही मजेदार। अगर आपने बिजनेस में इसको अप्लाई कर दिया तो आप काफी ज्यादा खर्चा बचा पाओगे। ओके, तो बच्चों पहला जो प्रिंसिपल है वो है साइंस, कॉमा कॉमा यहां पे मिस हो गया, साइंस कॉमा नॉट रूल ऑफ थंब। अभी क्या है प्रिंसिपल का नाम, पहले वो समझते हैं, फिर अंदर का कंटेंट हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मतलब समझते हैं कि रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है। बच्चों, रूल ऑफ थंब का मतलब होता है कि आप कोई भी काम सजेशन के बेसिस पे कर रहे हो, एडवाइस के बेसिस पे कर रहे हो, एक्सपीरियंस के बेसिस पे कर रहे हो, कि मुझे ये लगता है कि अगर हम ऐसे काम करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। कोई दूसरा बोलता मुझे ऐसा लगता है अगर हम काम इस तरीके से ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। मतलब वो हिट एंड ट्रायल अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, लगाकर देखते, काम करके देखते हैं, शायद कुछ हो जाए। तो उन्होंने बोला नहीं, हमको ये सजेशन बेसिस पर, एडवाइस बेसिस पर, एक्सपीरियंस बेसिस पर, हिट एंड ट्रायल बेसिस पे काम नहीं करना।
हमको किस बेसिस पे काम करना है, साइंस के बेसिस पे काम करना है। तो इन्होंने बोला था कि कोई भी काम करने का सबसे बेस्ट तरीका एक ही होता है, 10 तरीके बेस्ट नहीं होता, एक ही तरीका बेस्ट होता है जिससे हम मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने बोला अगर आपको सबसे ज्यादा एफिशिएंसी अचीव करनी है तो एक बेस्ट मेथड होगा जो आपको वो फॉलो करना चाहिए। और ये बेस्ट मेथड कैसे पता लगेगा, तो ये बेस्ट मेथड आपको उस काम की एनालिसिस करने के बाद पता लगेगा कि वो एक्चुअल में काम क्या है, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं और हर एक एक्टिविटी को सबसे बेहतर तरीके से कैसे किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, हमको शूज प्रोडक्शन करना है तो शू प्रोडक्शन करने के लिए एक सोल आता है, फिर लेसेस आती है, फिर अपर आता है। तो वो हर एक को बनाने का बेस्ट मेथड आप पता लगाइए, उसको बेस्ट मेथड से करिए। जब सारी चीजें बेस्ट मेथड से होंगी तो ऑटोमेटिकली हमारा जो खर्चा होगा कम से कम होगा और हमारी जो क्वालिटी है वो बेस्ट से बेस्ट हो जाएगी। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था जो हमने इसके अंदर देखा। अब रीड करते हैं और भी अच्छे से क्लियर होगा। क्या लिखा हुआ उन्होंने, टेलर बिलीव दैट देयर वॉज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। उनको पता था कि एक ही बेस्ट मेथड होता है जिससे हम मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव कर सकते हैं। और वो मेथड कैसे डेवलप किया जा सकता है, कैसे पता लगाया जा सकता है, थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस। जो भी काम आपको करना है उसकी स्टडी करो, उसके एनालिसिस करो और पता लगाओ क्या क्या एक्टिविटीज होती है उसको काम करने में, और हर एक एक्टिविटी को बेस्ट तरीके से करने की कोशिश करो। The method so developed should substitute rule of thumb throughout the organization। तो इन्होंने बोला और वो जो बेस्ट मेथड है जो हमने साइंटिफिकली एनालाइज किया बेस्ट मेथड को, उसको रूल ऑफ थंब से मतलब सजेशन से, एडवाइस बेसिस से सब्स्टिट्यूट कर दो, बदल दो। हर एक जहां पर आप सजेशन बेसिस पे काम कर रहे थे वहां पर आप साइंटिफिक बेसिस पे काम करो। तो इन्होंने क्या बोला, साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स। मतलब जिस भी तरीके से आज तक आप काम करते आ रहे थे, हर एक एक्टिविटी को हम इन्वेस्टिगेट करेंगे क्या वो काम करने का सबसे बेस्ट तरीका है या नहीं। अगर नहीं है तो उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं। और उसको करने के लिए हम वर्क स्टडी करेंगे। वर्क स्टडी मतलब जो भी आप काम कर रहे हो उसकी स्टडी करेंगे, क्या वो काम प्रॉपर्ली वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद हम बेस्ट प्रैक्टिसेस और एक स्टैंडर्ड मेथड डेवलप करेंगे कि हाँ यही मेथड फॉलो होना चाहिए। और जब हमको कंफर्म हो जाएगा कि यही बेस्ट मेथड है तो हम उसको पूरी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करवाएंगे, लागू करवा देंगे। आपको क्लियर हुआ? आगे पढ़ते हैं। इन्होंने क्या दे रखा है, बड़ा सिंपल से एग्जांपल दे रखा है कि इन्होंने बोला है कि अगर हमें कोई छोटी सी भी एक्टिविटी, लोडिंग अनलोडिंग की, अगर हमने वो भी सुधार कर दी तो काफी ज्यादा मेहनत बचाई जा सकती है लोगों की। उन्होंने एग्जांपल दिया है, अगर हम लोडिंग का मतलब होता है कहीं पर सामान चढ़ाना, अनलोडिंग का मतलब होता है कहीं से सामान उतारना। अगर हमने एक छोटी सी ऐसी एक्टिविटी को भी हमने साइंटिफिकली बेहतर तरीके से करना चालू कर दिया तो बहुत ज्यादा हम काम को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, बहुत ज्यादा अपनी एम्प्लॉयज की एनर्जी को बचा पाएंगे। ठीक है ना, वी कैन सेव ह्यूमन एनर्जी एज वेल एज टाइम एंड मटेरियल। तो काफी ज्यादा हम कुछ बचा पाएंगे। तो जितना सिंपल, जितना प्यारा प्रोसेस होगा काम करने का, उतना ही ज्यादा हम सेविंग्स कर पाएंगे। जैसे आजकल के जमाने में इंटरनेट सबसे ज्यादा आपका टाइम और आपकी कॉस्ट बचाता है, वैसे साइंटिफिक मेथड बिजनेस के अंदर आपकी कॉस्ट और टाइम बचाते हैं। तो इन शॉर्ट, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब ये है कि यू शुड नॉट फॉलो मेथड बेस्ड ऑन रूल ऑफ थंब, यू शुड नॉट फॉलो मेथड बेस्ड ऑन एडवाइसेस, सजेशन, एक्सपीरियंसेस। You should follow method based on scientific calculation, scientific inquiry कि कैसे उस काम को करना है। और वो करने के लिए आपको थॉरो एनालिसिस करनी पड़ेगी। और जैसे वो मेथड डेवलप हो जाए उसको पूरी ऑर्गेनाइजेशन में लगा दो। क्या आपको ये प्रिंसिपल क्लियर हो गया अच्छे से? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी का रिप्लाई तुरंत कर दूंगा। ओके, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रिंसिपल की ओर। तो पहला प्रिंसिपल हो गया हमारा क्लियर। अब बात करते हैं दूसरा प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब होता है पीस, शांति, प्यार, मोहब्बत। और डिस्कॉर्ड का मतलब होता है भेदभाव, लड़ाई, ठीक है ना, नफरत की भावना। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है। तो उन्होंने बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन में प्यार मोहब्बत बनाकर चलो, दुश्मनी से क्या रखा है। समझ में आ रही है ये चीज? हाँ, तो वही चीज है। देखो क्या बात है, तो जरा समझते हैं। देखो इन्होंने टेलर भैया ने एक चीज समझ ली थी कि ये मैनेजर्स होते हैं ना, मिडिल वाले, जैसे सुपरवाइजरी लेवल हो गया, मिडिल मैनेजमेंट हो गया, ये टॉप लेवल और वर्कर्स के बीच का लिंक होते हैं, है ना।
तो अगर ये मैनेजर्स अच्छे तरीके से काम संभाल ले तो कभी भी लड़ाई होगी ही नहीं। टेलर ये जानते थे, या हम सभी ये बात जानते हैं, लड़ाई से किसी का फायदा नहीं हुआ। अगर आप और मैं लड़ेंगे तो उसमें आपका भी नुकसान है और मेरा भी नुकसान है। तो उन्होंने बोला लड़ाई तो होनी ही नहीं चाहिए, हिंदी चीनी भाई भाई वाली पॉलिसी फॉलो करो। इन्होंने बोला कि एक दूसरे के प्रति अगर आप अच्छी भावना से काम करो, एक दूसरे के प्रति अच्छी सोच रखो। अगर मुझे ऐसा लगे आप मेरे बारे में अच्छा सोचते हो और आपको लगे मेरे बारे में कि मैं आपके बारे में अच्छा सोचता हूं, तो हम बहुत अच्छे से मिल बांट के काम कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला कि हमको मेंटल रेवोल्यूशन की जरूरत है, हमको एक दूसरे के प्रति अपनी थिंकिंग को बदलने की जरूरत है, हमको हार्मनी मेंटेन करनी है, ना कि हमको डिस्कॉर्ड करना है। ये चीज समझ में आई नहीं आई? रीड करेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर होगी। तो इन्होंने क्या दे रखा है, फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन implied that managers served as a link between owners and workers। वही जो मिडिल लेवल होता है हमारा, टॉप मैनेजमेंट और जो हमारे वर्कर्स होते हैं, इनके बीच का लिंक होता है। और क्योंकि हमको पता है मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करवाते हैं, लोगों से काम करवाते हैं। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। और हमको पता है जब हम लोगों से काम करवाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, प्यार मोहब्बत में तो काम होता नहीं है, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट, कुछ ना कुछ लड़ाई, कुछ ना कुछ बुरा लगना हो जाता है। बिल्कुल होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है। अगर ना हो तो बहुत अजीब लगेगा, वरना हर ऑर्गेनाइजेशन में लड़ाई, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे की बुराई, बॉसेस की बुराई होती है। तो मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि किसी ना किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट होगा बॉस के बीच में, मैनेजर्स के बीच में और वर्कर्स के बीच में। तो इन्होंने बोला कि नहीं, हमको ऐसा नहीं करना है, लड़ाई से किसी का फायदा नहीं हुआ है। लिखा ना, कॉन्फ्लिक्ट हेल्प्ड नन, द वर्कर्स एंड द मैनेजर्स और द ओनर। लड़ाई से किसी का फायदा नहीं हुआ, ना तो वर्कर्स का फायदा होगा, ना मैनेजर्स का फायदा होगा, ना ही बॉसेस का फायदा होगा। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको हार्मनी मेंटेन करनी चाहिए। किसके बीच में? मैनेजमेंट के बीच में और वर्कर्स के बीच में। और उनके बीच में उनको ये रियलाइज कराना चाहिए कि भैया एक दूसरे के लिए आप इंपॉर्टेंट हो, आप भी इंपॉर्टेंट हो और मैं भी इंपॉर्टेंट हूं। मतलब मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, वर्कर्स भी इंपॉर्टेंट है। ये चीज समझ में आई? तो उन्होंने बोला कि हमको क्या करना चाहिए, हमको कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन करना चाहिए। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, आपको थिंकिंग बदलनी चाहिए। मैनेजमेंट को, वर्कर्स को, दोनों की थिंकिंग बदलनी चाहिए। अगर आपने थिंकिंग ही बदली तो हमको ट्रेड यूनियन की जो स्ट्राइक होती है ना, एम्प्लॉय स्ट्राइक पर चला जाते हैं, वो होगा ही नहीं। अगर आप एक दूसरे के प्रति अच्छी सोच रखोगे, अगर आपको लगता है मैं आपके भले के बारे में सोचता हूं और मुझे लगता है कि आप हमारे भले के बारे में सोचते हैं, तो कभी लड़ाई, कभी स्ट्राइक होगी ही नहीं। तो देयर शुड बी अ कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन, देयर शुड नॉट बी डिस्कॉर्ड, देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ फाइट। ओके, आगे उन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है, हार्मनी मेंटेन करने के लिए आप क्या कर सकते हो। तो उन्होंने बोला हार्मनी के लिए आप प्रॉफिट वर्कर्स के संग शेयर करो। मैनेजमेंट को उन्होंने एडवाइस करी कि आप प्रॉफिट जो है वर्कर्स के संग शेयर करो, और वर्कर्स को बोला कि आप अच्छे से मेहनत करो जिससे कंपनी और अच्छे से प्रॉफिट कमा पाए। ठीक है ना, आप अच्छे से मेहनत करोगे, प्रॉफिट कमाएगी कंपनी। कंपनी को क्या करना चाहिए, प्रॉफिट कमा रहे हो वो वर्कर्स के बीच में शेयर कर दो। तो एक दूसरे के प्रति हार्मनी मेंटेन रखो। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? और आगे इन्होंने एक बात बोली है, और वो बड़ी सिंपल सी बात बोली है। मैनेजमेंट को भी एक बात बोली और वर्कर्स को भी एक बात बोली, कि मैनेजमेंट को बोला अगर आपको फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना है तो आपको अपने वर्कर्स को फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनाना पड़ेगा। और वर्कर्स को बोला है कि अगर आपको फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना है तो आपको अपने मैनेजमेंट को, अपनी कंपनी को फाइनेंशियल सक्सेसफुल बनाना पड़ेगा। मतलब ये, आप अब जब एक दूसरे के लिए काम करोगे तो आप दोनों ही सक्सेसफुल हो जाओगे। तो इसलिए हार्मनी होना जरूरी है। क्या लिखा हुआ, prosperity for employer cannot exist for long time unless it is accompanied by a prosperity for the employees and vice versa। prosperity का मतलब होता है फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना, मतलब पैसा ज्यादा आना। तो उन्होंने बोला है कि अगर एम्प्लॉयर चाहता है कि वो लंबे टाइम के लिए फाइनेंशियली सक्सेसफुल रहे, तो उसको वर्कर्स को भी फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनाना पड़ेगा। क्लियर? ओके, तो बच्चों ये था हमारा सेकंड प्रिंसिपल, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। आप एक दूसरे के प्रति हार्मनी रखो, मेंटल रेवोल्यूशन ले रखो, थिंकिंग को बदलो। क्लियर? ओके बच्चों, थर्ड प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं, वो है हमारा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म।
अपनी अपनी नहीं चलानी, इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है अपनी चलाना, अपनी नहीं चलानी है, एक दूसरे के संग कोऑपरेट करके काम करना है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करना है। ये जो प्रिंसिपल है बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन है, आगे का पार्ट है, आगे की बात समझाइए इस प्रिंसिपल के अंदर। तो इन्होंने बोला है देयर शुड बी अ कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड लेबर इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। एक दूसरे के साथ कंप्लीटली कोऑपरेट करके काम करिए, अपनी अपनी मत चलाइए, अपनी अपनी किसी पर मत थोपिए, कंपटीशन को हटाओ, एक दूसरे के खिलाफ कॉम्पीट मत करो, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करो, एक दूसरे की आपको जरूरत है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। ऊपर बोला है ना कि अगर एक को फाइनेंशियल सक्सेसफुल होना है तो दूसरे को ऑटोमेटिकली बनाना ही पड़ेगा, तो बस आपको कोऑपरेट करके काम करना है। तो उन्होंने कुछ एग्जांपल दिए कि किस तरीके से आप कोऑपरेशन को बिल्ड कर सकते हो। तो कोऑपरेशन को बिल्ड करने उन्होंने बोला है कि जो भी आप सबसे पहले वर्कर्स की सुनो, अगर वर्कर्स कुछ अच्छा सजेशन दे रहे हैं तो उनकी बात मानो, और प्लस फिर उनको सजेशन के लिए रिवॉर्ड दो कि हाँ भाई आपकी वजह से अगर हमको फायदा हो रहा है तो आप उसके इनाम के हकदार हो। अगर वर्कर्स हमारे कुछ पैसे बचवाते हैं, लेट सपोज 1 लाख रुपए हमारे वर्कर्स बचवा रहे हैं, तो कम से कम उनको 10,000 तो दो। उनको लगना तो चाहिए कि हाँ भाई मैंने कुछ अच्छा सजेशन दिया, उसके बदले मुझे रिवॉर्ड मिला है, तो वो मोटिवेट हो जाएंगे आगे और इम्प्रूवमेंट बताने के लिए, तो इसमें से आपके और बचेंगे पैसे, है ना। वही चीज उन्होंने बोली है, और वर्कर्स के लिए बता दिया और मैनेजमेंट के लिए बता दिया कि हाँ भाई कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले आप एक बार वर्कर्स से कंफर्म कर लो कि हाँ भाई वर्कर्स भी राजी हैं कि नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली काम किसने करना है, वर्कर्स ने करना है। तो भैया अगर वर्कर्स ही राजी नहीं होंगे काम करने के लिए तो फिर कैसे काम करवा पाओगे। तो आप कोई भी बड़ा डिसीजन से लेने पहले आप वर्कर्स को कॉन्फिडेंस में ले लो कि हाँ भाई आपके साथ हमारी बातचीत हो गई, ठीक है। और वर्कर्स के लिए उन्होंने सजेशन क्या दिया कि आप ना ये जबरदस्ती की स्ट्राइक या कोई भी अनरीजनेबल डिमांड ना करो, तभी कोऑपरेशन बिल्ड होगा। मैनेजमेंट को बोला आप डिसीजन लेते समय बातचीत कर लो, और इनसे बोला भाई अनरीजनेबल डिमांड और स्ट्राइक वगैरह पे जाने की धमकी मत दिया करो, ठीक है ना। कोऑपरेशन बिल्ड करके चलो, क्लियर, ओके। और लास्ट में उन्होंने और भी सजेशन दिए, वो क्या दिया हुआ है कि वर्कर्स को, मैनेजमेंट को जो काम का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ना वो बराबर करना चाहिए। वर्कर्स को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सारा काम हम पर ही थोप दिया है। वर्कर्स को ये लगना चाहिए कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा बॉस भी हमसे शेयर कर रहा है। जितना प्रेशर हमारे ऊपर है हमारे बॉसेस के ऊपर भी उतना प्रेशर है। अगर ये फीलिंग आ गई ना उनके बीच में तो बहुत मजे तरीके से काम हो जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू टेलर देयर शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। वर्क का और रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल डिवीजन होना चाहिए, चाहे वर्कर हो चाहे मैनेजमेंट हो। और मैनेजमेंट को वर्कर्स के संग साइड बाय साइड, कंधे से कंधा मिला के काम करना चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, और उनके लिए काम जो है वो आसान कर देना चाहिए। तो इस तरीके से आप कोऑपरेट अच्छे से कर पाओगे। क्लियर बच्चों, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी है ना यहाँ पर, ये जो एक दूसरे के प्रति साइड बाय साइड काम करो, वर्कर्स को अनरीजनेबल डिमांड नहीं करनी चाहिए, स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए, इंपॉर्टेंट डिसीजन हो तो आप उनको वो करना चाहिए, ये एग्जांपल्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि केस स्टडी के अंदर ये एग्जांपल्स आते हैं। और फिर आपसे बोलेंगे बताइए कौन सा प्रिंसिपल है जो फॉलो हो रहा है, तो फिर आपको आंसर बताना पड़ेगा कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म की। जैसे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे एग्जांपल दे रखे हैं, तो इन्होंने क्या दे रखा है कि वर्कर्स को मेहनत करनी चाहिए, वर्कर्स शुड बी विलिंग टू वर्क हार्ड, या फिर मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन ऑफ द कंपनी। बताओ ये कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल फॉलो हुआ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। समझ में आ रही है ये चीज। तो ये एग्जांपल्स आपको केसेस में पूछे जा सकते हैं। क्लियर, ओके। अब बात करते हैं लास्ट प्रिंसिपल के बारे में, और ये प्रिंसिपल होता ही हमारा साइंटिफिक प्रिंसिपल खत्म हो जाएगा। टेलर के हमने 14 प्रिंसिपल, सॉरी हेनरी फ्योल के हमने 14 प्रिंसिपल देख लिए और टेलर के हमने 4 प्रिंसिपल देख लिए। तो फोर्थ प्रिंसिपल का नाम थोड़ा सा लेंदी है, वो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, मतलब ये आपको अपने एम्प्लॉयज के लिए ऐसे काम करना चाहिए, उनको ऐसे ट्रेन करना चाहिए, ऐसे डेवलप करना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा बेस्ट से बेस्ट एफिशिएंट हो जाए,
और प्रॉस्पर हो जाए। प्रॉस्पर का मतलब को पता लगे फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो जाए। अगर आप ऐसा कर दो तो आप ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाओगे। कैसे? रीड करते हैं। देखो इन्होंने क्या बोला, हमने साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में पढ़ा था कि कोई भी काम को करने का एक बेस्ट मेथड होता है और उससे मैक्सिमम एफिशिएंसी बना लेते हैं, यही बोला था हमने। तो सबसे पहले वर्कर्स को ट्रेनिंग दो कि वो बेस्ट मेथड सीख जाए, ठीक है ना। सबसे पहले आप वर्कर्स को ट्रेनिंग दो जिससे वो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब से जो हमने बेस्ट मेथड ढूंढा था वो हम उनको सिखाएं। सबसे पहले तो वो सिखाओ, क्योंकि हमको पता है कि हाँ भी वर्कर्स अगर अच्छे से ट्रेंड होंगे, आई रिपीट, वर्कर्स अगर अच्छे से ट्रेंड होंगे तो हम ऑटोमेटिकली ही अच्छा काम उनसे करवा पाएंगे। क्लियर? ओके। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि अगर आपको एफिशिएंसी मेंटेन करनी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सबसे पहले तो अच्छे एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करो, ठीक है ना। जब आप एम्प्लॉयज को हायर करते हो तो सबसे पहले उसी स्टेप पर ये देखो क्या ये वर्कर बेस्ट है कि नहीं, क्या वो वर्कर बेस्ट है कि नहीं। तो सबसे पहले एट द पॉइंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय, जब आप उसको नौकरी देते हो तभी आप बेस्ट एम्प्लॉय को चूज करो। उसके बाद ये देखो क्या वो काम करने के लिए मेंटली फिट है, क्या वो काम करने के लिए फिजिकली फिट है, क्या उसमें उतना दिमाग है, क्या वो अपना दिमाग चला सकता है काम को करने में। बेस्ट मेथड मतलब बेस्ट एम्प्लॉय को आप चूज करो, ठीक है। उसके बाद उसको आप ट्रेनिंग दो वो काम करने की। पहले तो आपने बेस्ट पर्सन को चूज किया, उसके बाद उसे बेस्ट मेथड सिखा दिया। तो कहते हैं ना कि आपने सोने पे सुहागा कर दिया, वो वाली बात यहाँ पर हो जाएगी। तो क्या लिखा हुआ है, टेलर वॉज ऑफ द व्यू दैट अगर आपको एफिशिएंसी बिल्ड करनी है तो सबसे पहले आप एम्प्लॉय सिलेक्शन से स्टार्ट करो। सबसे पहले आप पर्सन को साइंटिफिकली सिलेक्ट करो, मतलब साइंस, उन्होंने साइंस जो सिलेक्शन का मेथड है वो भी उन्होंने बोल दिया साइंटिफिक होना चाहिए, मतलब एम्प्लॉय भी बेस्ट तरीके से आप उसको चूज करो। ये देखो जो काम है वो उसको फिजिकली, मेंटली और इंटेलेक्चुअली फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है तो उसको अच्छी सी ट्रेनिंग भी दे दो, मतलब बेस्ट एम्प्लॉय को बेस्ट मेथड की बेस्ट ट्रेनिंग दे दो, काम आपका हो जाएगा। क्लियर? तो अगर आपने ये फॉलो कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो काम बढ़िया करेगा, प्रॉफिट आप ऑटोमेटिकली कमा लोगे। क्लियर? तो इन्होंने देखो क्या दे रखा है, आगे क्या दे रखा है, एम्प्लॉय एफिशिएंट एम्प्लॉय वुड प्रोड्यूस मोर एंड अर्न मोर। जो एफिशिएंट एम्प्लॉय होंगे, जो कम खर्चे में काम करते हैं, वो कम खर्चे में ज्यादा काम करके देंगे, तो ऐसे मौकों पे आप ज्यादा कमा पाओगे। तो इस तरीके से कंपनी और वर्कर दोनों ही क्या हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर? आगे समझ में? बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये थे हमारे 4 प्रिंसिपल। पहला हमने पढ़ा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, साइंटिफिक मेथड अप्लाई करो। दूसरा था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मेंटल रेवोल्यूशन लेकर आओ। तीसरा था कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, जिसका मतलब क्या था कि एक दूसरे से कोऑपरेट करके काम करो, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। और फोर्थ हमने पढ़ा डेवलपमेंट ऑफ each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity। सबसे पहले बेस्ट एम्प्लॉय को सेलेक्ट करो साइंटिफिकली, फिर बेस्ट मेथड की बेस्ट उसको ट्रेनिंग दो जिससे वो बेस्ट काम करेगा, आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे और दोनों के लिए भला हो जाएगा। क्लियर? ओके। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को करते हैं यही समाप्त। आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम चैप्टर को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, पढ़ते रहना और खुश रहना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।